हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आप लोगों ने वीडियो लेक्चर्स देखे जो मैंने डाले थे? Hello everyone. In this video, we will discuss कितने लोग आ गए? 9। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था ओएसआई मॉडल। बेसिकली ओएसआई रेफरेंस मॉडल हमने डिस्कस करा था। सर ये फैन ऑफ कर दो। ठीक, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस सर। ठीक है, तो मैं पूछ रहा था, आप लोगों ने वीडियो लेक्चर्स देखे थे कुछ? मैंने कल आप लोगों को लिंक शेयर कर दी थी आप लोगों के ग्रुप पे, जो मेरे प्रीवियस लेक्चर थे पूरे। ठीक है, तो आप लोग एक बार उसको रेफर कर लेना। ठीक है, और मेरे ख्याल से आप लोगों का यहाँ तक हो गया था और ये लेयर्ड आर्किटेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले थे। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में आपका ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल भी है, जो पहले नहीं था। थोड़ा सा सिलेबस अपडेट हुआ है, मैंने अपडेटेड सिलेबस भी आप लोगों को ग्रुप पे सेंड कर दिया था, तो एक बार उसको भी चेक कर लेना। ठीक है, तो उसमें हमारी फर्स्ट यूनिट के अंदर ही है ओएसआई रेफरेंस मॉडल आएगा। कल मैंने थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया था इसके बारे में। ये आईएसओ ने ओएसआई मॉडल को डेवलप किया था 1984 में। ठीक है, बेसिकली इट इज़ ए लेयर्ड आर्किटेक्चर विच इज़ ए सॉफ्टवेयर पार्ट। मैंने आपको बताया था कि अभी तक आपने जो टोपोलॉजीज वगैरह देखी होगी, टाइप्स ऑफ नेटवर्क देखे होंगे, वो मेनली किससे डील कर रहे थे? हार्डवेयर एस्पेक्ट से, कंप्यूटर नेटवर्क के हार्डवेयर एस्पेक्ट से। अब जो हम रेफरेंस मॉडल्स वगैरह देखेंगे वो डील करेंगे सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट से। बेसिकली इंटरनल वर्किंग किस तरह होती है जब हम डेटा को सेंड करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, हर सिस्टम में, जैसे आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, आप क्या करते हो, बेसिक एक यूज़र को इंटरेक्ट करने के लिए एक सिस्टम से क्या करते हैं, हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। उसी ऑपरेटिंग सिस्टम में फिर हमें एक नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए, एक नेटवर्क को यूज़ करने के लिए एक और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एक रेफरेंस मॉडल। और कौन सा रेफरेंस मॉडल हम रेफर करते हैं? ओएसआई, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस मॉडल है जो आईएसओ ने डिज़ाइन किया था। ठीक है, ओएसआई मॉडल में जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था 7 लेयर्स होती हैं। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है इन सभी लेयर्स का। जिस ऑर्डर में मैंने बोला है, जिस ऑर्डर में ये डायग्राम में आपको शो हो रहा है, उसी ऑर्डर में इनकी वर्किंग भी होती है। इसलिए ऐसा नहीं होगा कि आप कोई दूसरी लेयर को पहले बोल दो, क्योंकि वो इंटर रिलेटेड वर्किंग है उनकी। ठीक है, हर एक डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन तो परफॉर्म करती है, बट एक का फंक्शन नेक्स्ट के लिए काम करता है। जैसे कि हम बात करें, आप क्या करते हो, जैसे हमने एप्लीकेशन लेयर लिखा हुआ है, दिस लेयर प्रोवाइड द सर्विसेज टू द यूजर। आप क्या करते हो, किसी भी सर्विस, आप एक सिस्टम को यूज़ करते हो, आप एक मेल भेजना चाहते हो, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, एक एप्लीकेशन यूज़ करते हो जो कि होती है जीमेल, है ना। आप जीमेल पे अपना लॉगिन करते हो, आईडी पासवर्ड डालते हो। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, एक जीमेल ऐप को यूज़ कर रहे हो, और उसके थ्रू आप जो भी डेटा आपको भेजना है, जो भी मेल आपको करना है, वो आप यूज़ कर रहे हो। आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो, व्हाट्सएप पे आप मैसेज बाद में भेजते हो, सबसे पहले उस एप्लीकेशन को यूज़ करते हो ना आप अपने मोबाइल पे। आप पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो, तो ये सारा काम एप्लीकेशन लेयर का है। फिर नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, आपका जो भी मैसेज है उसको किस प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में भेजना है, वो उस फॉर्मेट में उस मैसेज को कन्वर्ट करती है। जैसे आप
अपने कीबोर्ड को यूज़ करते हो या अपनी आजकल मोबाइल पे आप टच स्क्रीन के थ्रू टाइप कर देते हो, तो क्या होता है बेसिकली आप यहाँ से टाइप कर रहे हो और वो आपको प्रेजेंटेबल इंग्लिश में, जैसे कि आप मैसेज को देख रहे हो तो वो आपको इंग्लिश में दिखेगा। तो वो क्या कर रही है, प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में उस मैसेज को डिलीवर करती है फ्रॉम द यूज़र टू द नेटवर्क, है ना। आप एक सिस्टम से अपने कनेक्ट हो रहे हो तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या कर रही है, बेसिकली आपका जो भी मैसेज है उसको एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट करती है। सेशन लेयर फिर क्या करती है, एक सेशन मेंटेन करती है। जैसे ही आप अपने जीमेल ऐप का यूज़ करते हो, ओपन करते हो, आप क्या करते हो, अपनी मेल आईडी उसमें एंटर करते हो, आप अपना पासवर्ड एंटर करते हो और फिर आप अपने जीमेल अकाउंट में एंटर हो जाते हो। तो बेसिकली क्या करा आपने, एक सेशन क्रिएट करा टू द जीमेल सर्वर। आपने क्या करा, गूगल के आप नेटवर्क में गए, गूगल के नेटवर्क में एक जीमेल के लिए अलग से सर्वर होगा, आप उस सर्वर में बेसिकली एक लॉगिन हो गए। लॉगिन हो गए मतलब आपने एक सेशन को क्रिएट कर लिया। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है यहाँ तक? हेलो, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? Yes, sir. किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, तो हमने क्या देखा अभी, तीन चीजें देख ली है। एप्लीकेशन लेयर का हमने यूज करा, ठीक है, जिससे एप्लीकेशन लेयर बेसिकली क्या कर रही है, यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रही है जिससे कि वो उस एप्लीकेशन को यूज करके अपने डेटा को भेज सके आगे। फिर प्रेजेंटेशन लेयर उस मैसेज को प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में बेसिकली बस प्रेजेंट करने के लिए हेल्प करती है। फॉर्मेट करना, है ना, डेटा को एनक्रिप्ट करना, डेटा को कंप्रेस करना, ये सारे उसके फंक्शंस हम डिटेल में आगे देखेंगे। बाकी अभी मैं सिर्फ एक ओवरव्यू बता रहा हूँ, एक सिंपल वर्किंग किस तरह काम होता है ना। इन्हीं को हम आगे की स्लाइड्स में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर सेशन लेयर क्या कर रही है, एक सेशन मेंटेन। जैसे ही आपने लॉगिन करा अपनी जीमेल पे तो क्या हो गया, एक सेशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, उस सेशन के दौरान ही आप क्या करते हो, मैसेज का ट्रांसमिशन करते हो। ठीक है, ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर सेशन यू आर अलाउड टू ट्रांसमिट योर डेटा। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपको। ठीक है, ए है, एक नेटवर्क है, उसमें बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है, ए से बी, बी से सी से डी। ठीक है, ए को डी पे मैसेज ट्रांसमिट करना है। ठीक है, और हर सिस्टम, ये सारे क्या है, एक डिवाइसेस है सारे। अभी आप मान लीजिए कंप्यूटर है जो कि एक नेटवर्क में आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, हर एक के सॉफ्टवेयर में क्या है, एक रेफरेंस मॉडल इंस्टॉल है। हर एक के पास क्या है, मतलब वो 7 लेयर्स हैं जो हम बात कर रहे हैं, जिन 7 लेयर्स की। ठीक है, वो सब इस पे इंस्टॉल्ड है हर एक सिस्टम पे। ऊपर हमारी एप्लीकेशन लेयर का यूज़ करा, फिर यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर का यूज़ करा, फिर यहाँ पे उन्होंने सेशन लेयर का यूज़ करा। अब ट्रांसपोर्ट लेयर की बारी आई। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, मान लीजिए ए को डेटा भेजना है किस पे, डी पे। ठीक है, उस अब नेटवर्क कैसे कनेक्टेड है, अगर ए को डी पे मैसेज भेजना है तो ए से बी जाएगा, फिर बी से सी जाएगा, फिर सी से डी जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या डील करती है कि मैसेज जो है ए का वो डी तक पहुंच पा रहा है कि नहीं प्रॉपरली। ठीक है, बहुत सारे उसके रोल्स होते हैं कि मैसेज जो वो भेजना चाह रहा है क्या वो प्रॉपरली मैसेज पहुंच रहा है कि नहीं, है ना। फिर मैसेज अगर लॉस्ट हो गया है तो उस केस में क्या करना है, ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट लेयर। बेसिकली अभी एक ब्रीफ ओवरव्यू के लिए आप इतना जानिए, एंड टू एंड ट्रांसमिशन से मतलब रखता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, कि एंड टू एंड ट्रांसमिशन हो रहा है कि नहीं, ए से डी तक मैसेज मेरा पहुंच पा रहा है कि नहीं। बीच में बहुत सारी वर्किंग होती है, वो नीचे वाली लेयर्स करती है। अभी बस आप इतना देखिए कि ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है, नाम से ही समझना चाहिए। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना किसी चीज को। तो ए से जो मैसेज है वो डी तक पहुंच रहा है कि नहीं, इट इज द वर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। क्लियर है? ठीक है, अब नेटवर्क लेयर आती है। ठीक है, नेटवर्क लेयर का काम क्या है, रूट डिसाइड करना। जैसे अभी हमने देखा कि ए से डी पर जाने के लिए मैसेज को कहाँ से होकर जाना पड़ेगा, ए से बी, बी से सी और सी से डी। मान लीजिए एक और रूट होता नीचे की तरफ, अभी मैंने ड्रॉ नहीं किया था, आप एक और रूट मान लीजिए, ए से ई और ई से डी एक और रूट होता। तो 2 रूट होते हैं, या तो ऊपर वाला या फिर नीचे वाला।
नेटवर्क लेयर डिसाइड करता है बेसिकली किस रूट से हमारा डेटा ट्रांसमिट होगा। एक सिंपल हम एक एग्जांपल लेते हैं। आप मान लीजिए विजयनगर पर रहते हो, है ना, आपको सेज यूनिवर्सिटी आना है। अब विजयनगर से सेज यूनिवर्सिटी आने के लिए बहुत सारे रूट्स अवेलेबल है ना। आप बाईपास के थ्रू होते हुए आ सकते हो, आप एबी रोड से होके आ सकते हो। एबी रोड के बीच में भी आप या तो ववरकुआ से होके लेफ्ट टर्न लेकर आ सकते हो या सीधे बहुत सारे मल्टीपल रूट्स अवेलेबल है। कहने का मतलब है फ्रॉम ए सोर्स टू डेस्टिनेशन देयर आर मल्टीपल रूट्स अवेलेबल। अब उनमें से कौन सा रूट हमको चूज करना है, विच इज द बेस्ट पॉसिबल रूट। अब बेस्ट पॉसिबल बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगा, है ना। इसी एग्जांपल की हम बात करें, मान लीजिए एक रूट है, वहां से शॉर्टकट है, ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस कम पड़ता है, शॉर्टकट है, आप वो वाला रूट लेते हो। लेकिन बारिश के टाइम पे क्या होता है, वो शॉर्टकट पे बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाता है या पॉसिबल नहीं होता उस रूट से जाने के लिए, तो ऑब्वियसली आप उस दिन दूसरा रूट लोगे। तो अब उस दिन बेस्ट पॉसिबल रूट चेंज हो गया। डिस्टेंस के एस्पेक्ट से हम जब देख रहे थे तो वो था बेस्ट पॉसिबल रूट, लेकिन किसी और फैक्टर जब आ गया तो हमारा बेस्ट पॉसिबल रूट चेंज हो गया। ऐसे ही हमारे नेटवर्क में भी होता है। क्या होता है, जब एक डिवाइस से आप दूसरे डिवाइस पे डेटा को ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो मल्टीपल रूट्स अवेलेबल होते हैं। अब उनमें से किस रूट को चूज करना है, ये किसका काम होता है, नेटवर्क लेयर का। इस सारी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, राउटिंग। Routing is a process where we decide which route our data is going to take. ठीक है, ए से अगर डी पे मैसेज को जाना है तो वो किस रूट से होकर जाएगा। अगर मल्टीपल रूट्स अवेलेबल है, अगर एक ही रूट अवेलेबल है तो नो डाउट वो एक ही रूट पे ही जाएगा और कोई रूट ही अवेलेबल नहीं है। ये कब आता है राउटिंग का केस, कि जब मल्टीपल रूट्स अवेलेबल है तो किस रूट से डेटा जाएगा। बेसिकली इस सारी प्रोसेस को हम बोलते हैं राउटिंग, ROUTING, राउटिंग। ये कौन परफॉर्म करता है हमारे OSI मॉडल में से या हमारे लेयर्ड मॉडल में से, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का काम होता है रूट को डिसाइड करना, किस रूट से मैसेज जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। हेलो, यहाँ तक क्लियर है सभी को। यस सर, क्लियर। Yes, sir. Clear. ठीक है, सर फिर नेक्स्ट आता है हमारा डेटा लिंक लेयर। अब ठीक है, अभी हमने क्या करा भैया, यूजर ने मैसेज को एप्लीकेशन लेयर यूज करके मैसेज टाइप भी कर दिया, प्रेजेंटेशन लेयर ने उसको प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में भी बना लिया, लॉगिन करके सेशन भी मेंटेन हो गया। ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या करा, सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस बता दिया कि भैया ए से डी पे मैसेज को जाना है। नेटवर्क लेयर ने रूट भी डिसाइड कर दिया कि किस रूट से होकर जाएगा। अब डेटा लिंक लेयर का क्या काम है, मेन इसका काम होता है एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल। एरर कंट्रोल मतलब क्या, कि अगर मैंने मैसेज भेजा है, मान लीजिए हाय हाउ आर यू, आपने व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज लिखकर भेजा हाय हाउ आर यू, तो वही मैसेज इन द सेम सीक्वेंस पहुंच रहा है कि नहीं डेस्टिनेशन के पास। नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ आपने लिखा हाय हाउ आर यू और हाय हाउ, इतना ही पहुंच पाया और दो जो वर्ड थे वो गायब हो गए, है ना। आपके मैसेज में 4 वर्ड्स थे, मैसेज डिलीवर हुआ तो पहुंचे केवल 2 वर्ड। तो क्या हुआ, डेटा जो आप भेज रहे थे वो डेटा क्या हो गया, या तो लॉस्ट हो गया या फिर आपने 4 वर्ड्स भेजे उनके सीक्वेंस चेंज हो गए, हाउ आर हाय इस टाइप से मिसमैच हो गया, तो भी प्रॉपर नहीं पहुंचा डेटा। तो उसको हम बोलते हैं एरर इन डेटा ट्रांसमिशन, कि आपने जो भी मैसेज भेजा उसमें कोई एरर हो गया, तो उसको कंट्रोल करना जरूरी है उस एरर को। तो इसी चीज को हम बोलते हैं एरर कंट्रोल। इसमें 2 चीजें होती हैं, एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन। कि आपने जो मैसेज भेजा है, पहले तो सबसे पहले रिसीवर एंड पे वो चेक होगा क्या वो एरर, जो मैसेज जो रिसीव हुआ है क्या वो एरर फ्री है या उसमें कोई एरर है। तो बहुत सारी एरर करेक्टिंग या एरर डिटेक्टिंग टेक्निक्स होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे सेकेंड यूनिट में। डेटा लिंक लेयर के ऊपर ही आपकी पूरी सेकेंड यूनिट है, आप सिलेबस देखोगे तो सेकेंड यूनिट में आपका पूरा डेटा लिंक लेयर हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका काम क्या है, इट इज यूज्ड फॉर एरर फ्री ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रेम। तो ये लेयर क्या इंश्योर करती है कि जो भी सेंडर मैसेज भेज रहा है ना, वो मैसेज जब रिसीवर के पास पहुंच रहा है तो वो प्रॉपरली पहुंच रहा है कि नहीं, एरर फ्री पहुंच रहा है कि नहीं। तो इट इज नोन एज कंबाइंडली इट इज नोन एज एरर कंट्रोल। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा इसी का ही डेटा लिंक लेयर का फंक्शन एक और होता है हमारा फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल मतलब क्या, कि मान लीजिए आपने मैसेज भेजा, आप सभी इंटरनेट यूज करते हो, अब आप लोग काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर, देखिए आज से हम 10 साल पहले की बात करें तो बच्चे इतना यूज टू नहीं थे टेक्नोलॉजी से, आप लोगों के हाथ में मोबाइल फ़ोन नहीं था, आप लोगों के पास इंटरनेट नहीं था इतना ज़्यादा यूसेज के लिए, तो टर्मिनोलॉजी थोड़ी हार्ड होती थी एक्सप्लेन करना, जैसे हमारे टाइम की बात करें अगर।
ठीक है। लेकिन आजकल के बच्चे सबको पता है कि भैया मेरा नेट का प्लान क्या है, मेरी स्पीड कितनी आ रही है नेट की। आप लोग काफ़ी ज़्यादा सारे लोग पबजी भी खेलते होंगे, गेम्स भी खेलते हैं, पिंग क्या होती है, लेटेंसी क्या होती है, ठीक है। तो ऐसे ही बैंडविड्थ मतलब क्या होती है कि कितना आप डेटा को कितने स्पीड से आप भेज सकते हो। जैसे आपके इंटरनेट की अगर स्पीड है 2 Mbps, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि आप 2 MB का डेटा पर सेकेंड आप भेज सकते हो। अगर आपकी स्पीड है बैंडविड्थ की 2 Mbps, तो इट मीन्स दैट 2 MB ऑफ डेटा यू कैन सेंड विद इन ए सेकेंड। यही है स्पीड आपकी, ठीक है। तो अब मान लीजिए यूजर क्या है, सेंडर क्या है, भेज रहा है 10 Mbps की स्पीड से डेटा। आप सिंपल एक इमेजिन कर लीजिए, दो डिवाइस आपस में कनेक्टेड है वायर्ड कनेक्शन से, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, ए तो भेज रहा है 10 Mbps की स्पीड से डेटा को, लेकिन बी की रिसीविंग कैसे करते हैं। बी क्या है, थोड़ा सा गरीब है, उसने क्या है लोअर साइड का इंटरनेट लगवा रखा है, उसकी स्पीड 2 Mbps ही है। ए पैसे वाला था, उसने 10 Mbps की स्पीड लगा रखी है, उसका हाई स्पीड इंटरनेट है, और बी की लो स्पीड इंटरनेट स्पीड है, उसकी 2 Mbps की स्पीड है। कई बार क्या होता है ना, आप लोग जब यूट्यूब रेफर करते होगे, यूट्यूब देखते होगे, कोई सी वीडियो जब आप हाई रेजोल्यूशन पे चलाते हो तो वो प्रॉपरली प्ले नहीं होती होगी, बफरिंग होती होगी। बफरिंग सभी लोगों को ने वर्ड सुना होगा, सुना है कि नहीं। कई बार आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा ये चीज, नेटवर्क आपका नहीं आता है या इंटरनेट स्पीड स्लो होती है तो आपकी वीडियो बफर नहीं हो पाती है, वीडियो स्मूथली प्ले नहीं होती है, एक बार में रुक रुक के चलती है, अटकती है वीडियो। क्यों होता है, उसी को हम बेसिकली बफरिंग बोलते हैं। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आपकी इंटरनेट स्पीड इतनी फास्ट नहीं है जिस स्पीड से डेटा आ रहा है, ठीक है। जब भी क्या होता है, आप हाई स्पीड की फाइल चलाते हो, 1080 पिक्सल पे आप यूट्यूब जब चलाओगे, क्या होगा, एकदम से बफर नहीं होता है, एकदम से स्ट्रीम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो मान लीजिए उसकी एक पिक्सल में एक बार में अगर 2 MB डेटा आएगा तब जाके वो एक फ्रेम चलेगी उसकी। और हमारा इंटरनेट स्पीड क्या है, हमारा इंटरनेट की स्पीड बहुत कम आती है, 250 kbps, है ना। आजकल चलिए आप जियो वगैरह दूसरा यूज़ करते हैं तो 1 Mbps तक स्पीड आ जाती है, बट जनरली एक नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की बात करें तो 500 kbps या उसके अराउंड ही कम आती है। मतलब क्या, उस फ्रेम को चलने के लिए आपको कितना चाहिए, 2 MB एक फ्रेम के लिए, और आप स्पीड कितनी कर पा रहे हो, 500 kbps। तो आपको 4 सेकेंड में जाके 2 MB हो पाएगा, एक आइडियल सिचुएशन की बात करें, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं इसमें, नॉइज डिस्टर्बेंस है ना, डेटा ट्रांसमिशन प्रॉपरली नहीं होता है, बहुत सारे। बट एक आइडियल सिचुएशन की बात करें तो एक फ्रेम को चलने के लिए 2 MB पर सेकेंड की स्पीड चाहिए, और आपकी स्पीड क्या दे रही है, 500 kbps। तो आप एक सेकेंड में कितना डाउनलोड कर पा रहे हो, 500 KB, और आपको चाहिए कितना, 2 MB। तो आपको 4 सेकंड में 2 MB हो पाएगा। तो उतनी देर के लिए फिर क्या होता है, वेट होता है। तो आपका वीडियो क्या होता है, पॉज होता है और बीच में सर्कल घूमता रहता है। तो उसी जब वो सर्कल घूमता है बेसिकली हम उसको क्या बोलते हैं, बफरिंग। बफरिंग में क्या होता है, एक बफर मेंटेन होता है रिसीवर एंड पे। वो क्या कर रहा है, पहले 500 KB कर लिया, फिर नेक्स्ट 500 KB, फिर नेक्स्ट 500 KB और नेक्स्ट 500 KB। जैसे ही वो 2 MB इकट्ठा हुआ फिर वो एक फ्रेम आपका प्ले होता है, थोड़ा सा वीडियो प्ले होता है, फिर वापस से पॉज हो जाता है। होता है कि नहीं सभी के साथ ऐसा, है ना। इस तरह की एक्सपीरियंस सभी ने किया होगा ये वाला, क्योंकि ये जो एक कॉमन इशू है। आप जब भी यूट्यूब सभी देखते हैं हम लोग, सभी लोगों के साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि वीडियो प्रॉपरली प्ले नहीं हो पाया होगा, है ना। तो वो इसी कारण से होता है। उसको उसमें क्या है बेसिकली, टेक्निकली हम उसको क्या बोले, द फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम द सर्वर इज फास्ट, बट द रिसीविंग कैपेसिटी ऑफ रिसीवर इज नॉट दैट फास्ट, है ना। तो स्पीड सर्वर के एंड से तो बहुत फास्ट थी, लेकिन हम जो रिसीवर थे वो उसको प्रॉपरली रिसीव नहीं कर पा रहे, या कहने का मतलब उस स्पीड से रिसीव नहीं कर पा रहे। और जब आप किसी हाई स्पीड एरिया पे जाते हो तो आपको फटाक से वीडियो प्ले हो जाता है, आप बफर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वीडियो एक बार में पूरा प्ले होता है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए अब 2 MB का एक फ्रेम है और आपकी स्पीड है 4 Mbps, है ना। जैसे जियो का प्लान में आती है 100 Mbps की स्पीड, 30 Mbps तक की डाउनलोडिंग देता है, तो वो पहले ही ऑलरेडी पहले से ही डाउनलोड करके रख लेता है, तो आपकी वीडियो बफर नहीं होती है। तो इसी को हम बोलते हैं फ्लो ऑफ डेटा। तो ये फ्लो कंट्रोल से क्या मतलब है मेरे डेटा लिंक लेयर में, कि जिस स्पीड से सेंडर डेटा भेज रहा है, क्या रिसीवर उस स्पीड से उसको रिसीव कर पा रहा है कि नहीं। अगर वो नहीं कर पाएगा तो इधर से क्या होगा, सेंडर तो अपना डेटा भेज देगा नेटवर्क में, लेकिन रिसीवर उसको रिसीव नहीं कर पाएगा। तो एक पॉइंट पे क्या होगा, उसकी बफर कैपेसिटी भी उतनी नहीं होगी, तो डेटा या तो लॉस्ट हो जाएगा
या रिसीवर बोल देगा कि मैं इतनी कैपेसिटी से रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसको सेंडर को फिर क्या करना पड़ेगा, या तो अपनी कैपेसिटी उसको लो करना पड़ेगी या फिर रिसीवर को अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो दोनों ही केस में आपको क्या करना है, फ्लो को कंट्रोल करना है। किसके फ्लो को? आपके डेटा के फ्लो। तो ये काम कौन करता है? आपका डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर आपका दो काम करता है, एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल। ठीक है, ये काम आपका ट्रांसपोर्ट लेयर भी करता है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि एक ही लेयर एक ही फंक्शन परफॉर्म करेगी और दूसरी लेयर वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। ठीक है, ये चीज आपको आगे भी देखने मिलेगी जब मैं इंडिविजुअल बताऊंगा कि मल्टीपल लेयर्स कैन परफॉर्म सेम फंक्शन, है ना। ट्रांसपोर्ट लेयर भी एरर कंट्रोल करती है और डेटा लिंक लेयर भी एरर कंट्रोल करती है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है? ट्रांसपोर्ट लेयर एंड से एंड मतलब रखती है और डेटा लिंक लेयर कैसे डील करेगी? जैसे हमने देखा था अभी डायग्राम, इससे पहले मैंने ड्रॉ किया था जो, कि ए से बी पे मैसेज जाएगा, बी से सी पे जाएगा, सी से डी पे जाएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर को किससे मतलब था? ए से डी के बीच का। और डेटा लिंक लेयर किससे डील करेगी? पॉइंट टू पॉइंट, ए से बी पे डील करेगी, फिर बी से सी पे डील करेगी, सी से डी पे डील करेगी। तो ये हम और आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अब लास्ट हमारा आता है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर क्या है? इट प्रोवाइड्स ए फिजिकल मीडियम थ्रू विच बिट्स आर ट्रांसमिटेड। बेसिकली इसका हम सिंपल हिंदी में अगर मैं बताऊं तो आपके कंप्यूटर ने जितना भी डेटा को प्रोसेस किया एप्लीकेशन लेयर से लेकर और पूरा एंड, उसको इसका काम है कि एक ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू अदर जो भी हमारा डेस्टिनेशन है वहां तक मैसेज को पहुंचाने का काम फिजिकली कौन करता है? फिजिकल लेयर। फिजिकल मीडियम के थ्रू ये ट्रांसमिट करेगी आपके डेटा को। आपका डेटा आपके कंप्यूटर में डिजिटल बिट्स में होता है, फिजिकल लेयर उसको डिजिटल बिट्स से एनालॉग बिट्स में कन्वर्ट करती है और डेटा को वाया सिग्नल या वाया वायर्ड मीडियम उसको ट्रांसमिट करती है। ठीक है, एक सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है डेटा हमारा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में, वायरलेस हो चाहे वायर्ड हो, वो क्या होगा? सिग्नल ट्रांसमिशन का काम या फिजिकल मीडियम के थ्रू ट्रांसमिशन ऑफ डेटा विल बी टेकन केयर बाय फिजिकल लेयर। बिट्स के फॉर्म में ये क्या करेगी? डेटा को ट्रांसमिट करेगी। कौन से बिट्स में? एनालॉग बिट्स में। क्लियर है? ये सातों लेयर के जो अभी हमने ब्रीफली इसको डिस्कस करा है, सभी को क्लियर है ये? इसमें किसी को कुछ भी डाउट है? इसको फिर हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया, एक सिंपल मैसेज ट्रांसमिशन कैसे टेक प्लेस होता है और ये लेयर कैसे वर्क करती है उस पर। किसी को कुछ भी डाउट है? नहीं तो हम आगे बढ़े। नो सर। No, sir. No doubt, sir. ठीक है, ये पीपीटी जो रहेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, है ना। अब देखिए, अब एक और डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें क्या है? कुछ यूनिट्स मेंशन है ना। आपके हर लेयर के आगे कुछ यूनिट्स मेंशन है। लास्ट कॉलम आप देखिए, नेम ऑफ यूनिट एक्सचेंज, और कुछ आपको कनेक्शन दिख रहे हैं बीच में, एप्लीकेशन लेयर से अदर एंड। ये लेफ्ट वाली साइड में क्या है? रिसीवर एंड है, और राइट वाली लेफ्ट वाली साइड में सेंडर एंड है और राइट वाली साइड में रिसीवर एंड है। ठीक है, जैसे हमने बात की थी कि ए से डी पे मैसेज सेंड हो रहा है, तो लेफ्ट वाला आप मान लीजिए ए का सिस्टम है और राइट वाला डी का सिस्टम है। इधर होस्ट ए और होस्ट बी लिखा है, आप बेसिकली सेंडर और रिसीवर समझ लीजिए। तो उधर भी जो रिसीवर एंड होगा वहां पे भी वही लेयर स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है ना। हर कंप्यूटर पे लेयर स्ट्रक्चर फॉलो होगा। अब उन लेयर का आपस के बीच में भी कम्युनिकेशन होता है जो उनके पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को यूज करके होता है। जैसे एप्लीकेशन लेयर किससे डील करेगी? एप्लीकेशन प्रोटोकॉल से। प्रेजेंटेशन लेयर प्रेजेंटेशन प्रोटोकॉल से। सेशन लेयर सेशन प्रोटोकॉल से। ठीक है, तो अभी तो हमने देखा कि एक वर्किंग हो रही है कि मैसेज कैसा हो रहा है, एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन पे गया, प्रेजेंटेशन से सेशन पे गया, ट्रांसपोर्ट पे गया, फिर फिजिकल मीडियम के थ्रू वो फिजिकल लेयर के थ्रू होते हुए बी के साइड गया। बी की लेयर उसको फिजिकल पे रिसीव करेगी, फिर फिजिकल लेयर वापस से उसको अनरैप करती है। जैसे हम गिफ्ट को पैक करते हैं, है ना, ऐसे ही हम क्या करते हैं, हमारे मैसेज को प्रॉपरली सारे हेडर फुटर अटैच करके पैक करके आपने सेंड कर दिया, और जिसको आप गिफ्ट भेजते हो वो क्या करता है? वापस से उसको अनरैप करता है और फाइनल गिफ्ट निकालता है। वैसे ही हमारे नेटवर्क में होता है, डेटा को आप एप्लीकेशन लेयर के थ्रू, फिर एप्लीकेशन लेयर प्रेजेंटेशन, वो क्या करते हैं? धीरे धीरे एक एक रैप लगाते जाते हैं। हर लेयर क्या करती है? अपना अपना रैप करती जाती है। कहने का मतलब अपने अपने प्रोटोकॉल्स का यूज करते हुए उस पर इंफॉर्मेशन अटैच करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर उस पर यह बताती है कि भाई ये मैसेज इस सोर्स से डेस्टिनेशन जाना है।
नेटवर्क लेयर फिर उस पर एक रैप चढ़ाती है, क्या लगाती है कि इसको इस रूट से होकर जाना है। डेटा लिंक लेयर उस पर जो भी एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल के जो भी प्रोटोकॉल्स के थ्रू उस पर जो भी इंफॉर्मेशन अटैच करना है वो लगाती है। फिर फिजिकल लेयर उस पर, और रिसीवर एंड पे जैसे वो रिसीव होता है फिजिकल लेयर सबसे पहले अपना रैप खोलती है, फिर डेटा लिंक लेयर उस पर अपना रैप खोलती है। तो इस तरह से पूरी वर्किंग होती है। लेकिन लॉजिकली अगर हम बात करें तो ये आपस में जो लाइन जोड़ी दिख रही है आपको डायग्राम में, एप्लीकेशन की एप्लीकेशन से जुड़ी हुई है एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, इसको हम बोलते हैं पीयर टू पीयर कनेक्शन। इसको हम बोलते हैं लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन टू लेयर्स। होता तो एक्चुअली इस तरह से कि ऊपर से नीचे तक लेयर पे जाती है, फिर फिजिकल लेयर उसको वहां पहुंचाती है, और फिजिकल से वापस से एप्लीकेशन पे मैसेज अनरैप होता है। लेकिन लॉजिकली या पीयर टू पीयर कनेक्शन में इंडिविजुअल लेयर अपनी लेयर से ही कम्युनिकेट करती है। सेंडर की सेशन लेयर रिसीवर की सेशन लेयर से ही कम्युनिकेट कर रही है लॉजिकली। एक्चुअली में तो कनेक्शन कुछ और हो रहा है जो हम देख रहे हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर में ट्रांसपोर्ट लेयर अदर एंड के ट्रांसपोर्ट लेयर से ही कम्युनिकेट कर रही है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पीयर टू पीयर कनेक्शन, है ना। वो उसकी प्रोसेस, जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर ने अगर कोई हेडर लगाया था, उस पर कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन अटैच की थी, तो वो रिसीवर एंड की ट्रांसपोर्ट लेयर ही उसको हटा सकती है। समझ में आ रहा है ये चीज आपको? सभी को समझ में आ रहा है ये चीज? सर एक बार और समझा दो, आपकी आवाज कट रही है तो समझ में। देखिए जैसे क्या हो रहा है कि अगर जैसे एप्लीकेशन लेयर क्या करी, अपना हर लेयर क्या करती है, जैसे यहाँ पे राइट में आपको नेम ऑफ एक्सचेंज यूनिट दिख रहा है, तो ये एपीडीयू क्या है, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। फिर प्रेजेंटेशन प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, सेशन में क्या है, सेशन प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, या यहाँ पे सेगमेंट्स भी होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, सेगमेंट में भी डील करती है। तो क्या होता है एक्चुअल में, मान लीजिए आपने एक मेल लिखा, सिंपल एक मेल लिखा एप्लीकेशन लेयर का यूज करके, तो वो एक मैसेज हो गया। मैं इसको इस तरह से बताता हूँ एक डायग्राम के थ्रू। शेयर हो रहा है स्क्रीन? ठीक है। अब तो यहाँ पे क्या है, मेरा एक मैसेज है सिंपल सा एम। ठीक है, ये एक मैसेज है, इसको मैं एक काम करता हूँ, एक सिंपल मैसेज एम बोल देता हूँ। ठीक है, ये एक मैसेज है जो कि एप्लीकेशन लेयर पे आपने यूज करके एक मैसेज बनाया। ठीक है, अभी सेशन लेयर पे, इस पे प्रेजेंटेशन लेयर ने क्या करा, इस पे अपना हेडर और फुटर अटैच कर दिया। ये मेरा ऐसे मैसेज एम था, और यहाँ पे क्या हो गया, एक हेडर, हेडर हम बोलते हैं HEADER। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, एक हेडर। हर लेयर क्या करती है, अपना अपना एक हेडर अटैच करती जाती है उस मैसेज के साथ में। ठीक है, तो जब ये एप्लीकेशन लेयर पे ओरिजिनल मैसेज था, जब ये नीचे गया प्रेजेंटेशन लेयर के पास, तो प्रेजेंटेशन लेयर ने क्या करा, अपना एक उस पर हेडर अटैच कर दिया। हेडर का क्या मतलब है, बेसिकली उसने क्या करा, कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे आपके पास एक ओरिजिनल एक पेपर में एक मैसेज लिखा, आपने क्या करा, उस पेपर पे अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दी कि हाँ ये उसको पहुंचा देना मैसेज, तो उसने क्या लिखा, आगे पहुंचाया। आगे किसके पास गया, वो नीचे सेशन लेयर के पास। सेशन लेयर ने उस पर क्या करा, इसको मैं बोल देता हूँ H1, इसको मैं बोल देता हूँ H2। ठीक है, H1 तो पहले से ही प्रेजेंट था, और ये हो गया हमारा मैसेज है। थोड़ी सी ड्राइंग गड़बड़ होगी क्योंकि माउस से चलाने में थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ होती है। तो ये एक मैसेज है। ठीक है, अब हो गए दो हेडर अटैच हो गए, क्योंकि दो लेयर ने अपना, यहाँ पे सेशन लेयर ने उसको अटैच करा, सॉरी प्रेजेंटेशन लेयर, यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर ने अपना हेडर अटैच करा, यहाँ पे सेशन लेयर ने अपना हेडर अटैच करा। फिर नीचे आएगा मैसेज H3, H2, H1 और M। अब यहाँ पे किसने अटैच करा, ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या करा, अपना हेडर अटैच करा, और इस तरह से सो ऑन, हर लेयर क्या करेगी, अपना अपना हेडर इसमें अटैच करती जाएगी।
हेडर अटैच करने का क्या मतलब है? हेडर वर्ड क्यों बोल रहे हैं हम? हेडर और फुटर बेसिकली आप मैसेज के आगे और पीछे कुछ इन्फॉर्मेशन अटैच कर रहे हो, ठीक है। क्या इन्फॉर्मेशन अटैच कर रहे हो? हर लेयर अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से उस पर अपनी अपनी वर्किंग अटैच कर देती है। जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस ऐड करती है। ये हमने देखा था ना कि ए से बी पे मैसेज को जाना है, तो क्या होगा भाई? ये भी तो पता होना चाहिए कौन मैसेज को भेज रहा है और किस जगह मैसेज जा रहा है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस। वरना मैसेज कैसे पहुंचेगा? आप जब तक उस मैसेज को एड्रेस नहीं डालोगे, जब तक आप चिट्ठी पे एड्रेस नहीं लिखोगे, तो पोस्ट ऑफिस वाले उसको चिट्ठी को डिलीवर कैसे करेंगे? सिंपल वही लॉजिक है कि आपको जो भी डेस्टिनेशन पे एड्रेस भेजना है उसका एड्रेस भी तो लिखना पड़ेगा। नेटवर्क में दो तरह के एड्रेस होते हैं, एक होता है लॉजिकल एड्रेस और एक होता है फिजिकल एड्रेस, जिसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस। तो ये एड्रेस आपको लिखना पड़ता है। ये एड्रेस कौन ऐड कर रहा है? आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। वो हेडर के फॉर्म में उस मैसेज के साथ बिट्स अटैच कर देता है। वो बिट्स का इंफॉर्मेशन कंटेन करती हैं कि ये इंफॉर्मेशन है, इस मैसेज का ये सोर्स एड्रेस है, इस मैसेज को इस डेस्टिनेशन एड्रेस पे आपको पहुंचाना है। क्लियर है? अब देखिए, और भी बहुत सारी चीजें होती है इसमें, जब हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे इसमें और भी चीजें होती है कि मैसेज को ब्रेक करना। मान लीजिए ये मैसेज एम था, अब मान लीजिए ये 50 MB का मैसेज था और मेरी जो बैंडविड्थ है वो अलाउ करती है 25 MB मैसेज को एक बार, मतलब 25 MB से ज़्यादा का मैसेज एक बार में नहीं जा सकता। लेकिन मेरे मैसेज का साइज तो कितना है? 50 MB का। तो मैं मैसेज को कैसे भेजूंगा? तो मैं क्या करता हूँ, एम को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, M1 और M2, ठीक है। और फिर जब मैंने जो हेडर इसके साथ अटैच किए थे एम के साथ, वो मेरे वापस से M1 के साथ भी अटैच होंगे। तो यहाँ पे भी H3, H2 और H1 ये यहाँ पे भी अटैच होगा। सिमिलरली वो M2 के साथ भी अटैच होंगे आगे। तो इस तरह से हर लेयर क्या करेगी? अपनी अपनी वर्किंग उस पर परफॉर्म करेगी। क्लियर है? सभी को क्लियर है ये चीज? यस सर। है ना? और जब हम इसको टेक्निकली Yes, डिस्कस sir. करने जाएंगे एक एक प्रॉपर वर्किंग के साथ, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें और डिटेल में होती हैं। अभी हम बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, तो ये ब्रीफ ओवरव्यू है कि इस तरह से एक वर्किंग होती है सिंपल, ठीक है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जब हम डेटा लिंक लेयर को पढ़ेंगे तो आप देखोगे डिफरेंट, जैसे आप देखिए, अब मैं यहाँ से इस वाले पार्ट को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमने यहाँ तक मैसेज मेरा आ गया, ठीक है। ये M1 था, यहाँ पे मेरा H1, H2 एंड H3। मीटिंग अगर बंद हो जाए, अच्छा मैसेज आ गया, तो मैं एक बार अटेंडेंस ले लेता हूँ, नहीं तो अपने आप मीटिंग क्लोज हो जाएगी। एक बार सभी लोग वीडियो ऑन कर लेना अटेंडेंस के टाइम पे, फिर भले ही बाद में अभी कर देना आप क्लोज। अटेंडेंस के टाइम पे एक बार वीडियो ऑन कर लें सभी। मैं फिर इसको कंटिन्यू करता हूँ, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। नहीं तो क्या होगा, एकदम से बंद हो जाएगा। वीडियो ऑन कर ले एक बार सभी। अभी भी बंद है काफ़ी लोगों के। टोटल 16 स्टूडेंट प्रेजेंट है आज। और किसका हो? फिर तनिष्क, तनिष्क आपका वीडियो ऑन नहीं होगा क्या? नहीं कर रहा हूँ सर, एक सेकेंड। ठीक है, चलो कर लीजिए आप क्लोज। मैं भी समझता हूँ डेटा काफ़ी यूज़ हो जाता है अगर आप कंटिन्यूस वीडियो यूज़ करेंगे तो, बट एटलीस्ट अटेंडेंस के टाइम पे या जब फैकल्टी बोले आप लोग ऑन कर लिया करें अपने वीडियो दूसरे लेक्चर में भी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर वीडियो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा तो आप हम नेक्स्ट क्लास में वहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। तो अभी मैं इसी को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अभी हमारा मैसेज मान लीजिए इस तरह से था,
ठीक है, अभी ये यहाँ तक किसके पास से आ गया था, ये ट्रांसपोर्ट लेयर से इस तरह का मैसेज मिला था। ठीक है, एक M1 था और एक हमने M2 बना लिया था। मैसेज को क्या करा हमने, क्यों डिवाइड करा, क्यों किसी भी कारण से हम नहीं चाहते कि बड़ा मैसेज भेजें। देखो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें भी, आप एक साथ बड़े मैसेज को भेजोगे और अगर वो लॉस्ट हो गया तो क्या होगा, आपको पूरा मैसेज वापस से भेजना पड़ेगा। फिर या तो बैंडविड्थ आपकी परमिट नहीं कर रही है उस मैसेज को, भाई आपकी बैंडविड्थ है अलाउ करती है कि इतना मैसेज एक बार में आप भेज सकते हो, जो भी अगर वो स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी नेटवर्क जब डिज़ाइन होता है तो भाई बैंडविड्थ तो पहले से डिसाइड होता है कि भैया ये 4 Mbps की लाइन है तो आपकी 4 Mbps डेटा ही जा सकता है। आप अगर 8 MB के डेटा को भेजोगे वो 2 पार्ट में जाएगा, 4 MB करके। आप 100 MB डेटा को भेजोगे तो वो 4 के पार्ट में डिवाइड होकर उस तरह से जाएगा। तभी तो जब हम कोई मूवी डाउनलोड करते हैं 1 GB की, तो वो कितने टाइम लेती है ना इतना डाउनलोड होने में, वो आपके स्पीड पे डिपेंड करता है, डाउनलोडिंग स्पीड पे डिपेंड करता है। आपकी डाउनलोडिंग स्पीड है 1 Mbps, तो 1 MB पर सेकेंड आप क्या कर रहे हो, उस डेटा को डाउनलोड कर रहे हो। डेटा कितना है आपका 1000 MB, तो आप उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके वो उतने टाइम में डाउनलोड होगा। बीच में क्या होती है, हमारी स्पीड फ्लक्चुएट होती है, तो इस तरह से डेटा डिलीवर होता है। अब आप चाहो कि 1000 MB एक बार में आ जाए आपके पास में, तो वो आपको चाहिए फिर 1000 Mbps की स्पीड, मतलब 1 GB पर सेकेंड की स्पीड, वो आपके पास होती नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर होते हैं, है ना। अगर मान लो अब कुछ आपने कभी बहुत सारी फाइल्स आपने कभी नेट पर डाउनलोड की होगी, कुछ फाइल रिज्यूम हो जाती है, कुछ फाइल रिज्यूम नहीं होती डाउनलोडिंग, है ना। कई बार आपने देखा होगा कि मैंने यार मूवी आधी डाउनलोड हो गई थी, अब मुझे वापस से डाउनलोड करना पड़ेगी। तो कुछ जगह क्या होता है, आधी मूवी डाउनलोड हो जाती है और वापस से वहीं से रिज्यूम हो जाती है। जैसे अगर आप नेटफ्लिक्स वगैरह यूज़ करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, डाउनलोडिंग रिज्यूम हो जाती है, और आप ऐसे ही किसी लोकल सर्वर से अगर किसी नॉर्मल नेट से कोई अननोन फाइल डाउनलोड करते हो तो कई बार वो क्या होता है, दोबारा डाउनलोड करना पड़ती है। तो वो डिपेंड करता है। अब जैसे नेटफ्लिक्स का सर्वर है या नेटफ्लिक्स का जो नेटवर्क है, उन्होंने वो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं कि भैया यूज़र को परेशानी ना हो ताकि वो डाउनलोड सेम रिज्यूम कर सके, तो उन्होंने अपने नेटवर्क में वो प्रोटोकॉल अप्लाई कर रखा है। किसी और नेटवर्क में वो प्रोटोकॉल ज़रूरी नहीं है वो हो या ना हो, तो इट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन विच इज़ प्रोवाइडिंग द नेटवर्क, कि वो कैसा प्रोटोकॉल प्रोवाइड करा। तो नेटवर्क हमेशा क्या है हमारा, मोर प्रैक्टिकली ओरिएंटेड है, मोर एप्लीकेशन ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। ठीक है ना। इसमें थ्योरेटिकल पार्ट कम होता है, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज होता है। जितने भी हम मॉडल्स देख रहे हैं इट इज़ अ रेफरेंस पार्ट। रियल टाइम में जब इनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसको फिर उस टाइम पे जो भी फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं, है ना, जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम डील करते हैं, है ना। बहुत सारी जब हम 7 लेयर हमने देखी, तो 7 लेयर ज़रूरी नहीं है हर कोई इम्प्लीमेंट करे, उसमें से कुछ लेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है वो नहीं करेंगे, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इसमें क्या होता है, आगे वाली लेयर फिर अपना अगेन H4 अटैच कर देगी। ठीक है, M1 पे क्या होगा, अब जैसे हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद किसके पास गई, नेटवर्क लेयर के पास। नेटवर्क लेयर क्या करेगी, अपना हेडर अटैच कर देगी। उसमें क्या अटैच करेगी, उस हेडर में वो इन्फॉर्मेशन कि ये जो मैसेज है M1, इसको अगर A से B, B से C और C से D, ठीक है, और A से E और D, है ना, ये 2 रूट अवेलेबल हैं। तो इस हेडर 4 में ये इंफॉर्मेशन रहेगी कि ये रूट 1 से होकर जाएगा M1 मैसेज। ठीक है, तो ये नेटवर्क लेयर ने अपने हेडर अटैच करा, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन डाली, राउटिंग इन्फॉर्मेशन, कि ये जब M1 मैसेज मेरा ट्रांसमिट होगा A से D पे तो वो किस रूट से होकर जाएगा। फिर अब मैसेज नीचे आएगी डेटा लिंक लेयर के पास।